बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वक़ार ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है, क्या स्कूल बंद कर देने से, पार्क्स जल्दी बंद कर देने से या मार्केटें रात को 8 बजे बंद कर देने से आप ये जो हमारे ऊपर इस वक्त आफत नाजिल हुई है स्मोक की सूरत में, इस पर काबू पा लेंगे? उसका जवाब आप तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मेरी राय ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इख्तियार की जा रही हैं। इससे स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सकता। स्मोक पर काबू पाने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो अदारे हैं उनको हरामखोरी छोड़ना होगी। वहाँ पर बैठी जो काली भेड़ें हैं उनको हरामखोरी छोड़ना होगी, और सब अच्छा की जो रिपोर्ट है उसको ख़त्म करके अमली तौर पर इक़दामात करना होंगे। क्योंकि आज भी अगर आप शाहराहों पर गाड़ियाँ देखें जो धुआं पैदा कर रही हैं, फ़िज़ा में धुआं फैला रही हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। वक्ती तौर पर आप जुर्माना कर देते हैं और वो फिर एज़ इट इज़ ही दोबारा सड़कों पर चलना शुरू हो जाती हैं। फसलों की बाकियात को आग लगाने के हवाले से बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो भी एज़ इट इज़ ही काम चल रहा है। अगर दिन के वक्त किसान वो आग नहीं लगाते, उनको नहीं पकड़ते, तो रात को वो आग लगा देते हैं। फिर सारी रात जो आग लगने के बाद धुआं फ़िज़ा में जाता है, सुबह वो उस स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर देता है। अगर लाहौर की बात करूं तो वहाँ पर तो किसी हद तक आपने काबू पा लिया होगा, लेकिन लाहौर से बाहर जितने भी अजला हैं इसके गिरदोनवा में, वहाँ पर भी तो आज भी आग लग रही है। वहाँ पर आज भी किसान वैसे ही रातों को फसलें जला रहे हैं। तो हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो ये अपने एक्शंस जो ले रही है, स्कूल बंद कर रही है, मार्केटें जल्दी बंद करवा रही है, ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हो रहा है, पार्क्स जो है वो बंद करवाए जा रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स बंद करवाए जा रहे हैं, ग्रीन लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में जिन लोगों ने इस मसले पर काबू पाया है वो बरतानिया का शहर लंदन है। वहाँ पर जो 1952 में आने वाला स्मोक का शदीद तरीन हमला था, जिसमें कहा जा रहा है कि 12,000 के करीब अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, उन्होंने स्मोक पर कैसे काबू पाया? हमारा हमसाया मुल्क चाइना, जो कि हमारा दोस्त भी है, हमारा खैर ख्वाह भी है, उसने स्मोक पर कैसे काबू पाया? वो तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उसके लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आप तक मालूमात पहुँचाए जाएँ, फिगर्स, फैक्ट्स पहुँचाए जाएँ, ना कि जो आजकल आप देख रहे हैं हमारे मीडिया पर एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, या किसी सोशल मीडिया या टिकटॉक स्टार को लेकर ही मौजू बहस बनाया हुआ है, या अगर अमेरिका का इलेक्शन एक सदर ट्रंप जीत जाता है तो हमारे यहाँ इस वक्त मीडिया पर मौजू जो है ज़ेर बहस वो ये है कि क्या ट्रंप इमरान खान को छुड़वा पाएंगे या नहीं, बल्कि मौजू जो होने चाहिए थे उस पर तवज्जो नहीं है। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ जिससे मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो, जो मैं स्टडी करूँ और वही नॉलेज फिर आप तक भी ट्रांसफ़र हो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने जो अपनी स्मोक पर काबू पाया उसके लिए उन्होंने ये इस तरह के इक़दाम नहीं किए कि आपने स्कूल बंद कर दिए और आपने पार्क्स बंद कर दिए, तफरीही मुकामात को बंद कर दिया, मार्केटें जल्दी बंद कर दी। वहाँ पर तो लोग पहले ही जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हैं। वहाँ पर ज़िंदगी क्या है कि नज़्म व ज़ब्त है, निज़ाम है। वो जल्दी सुबह उठते हैं, मार्केटें खोलते हैं और शाम को जल्दी बंद कर देते हैं, डे लाइट को कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्योंकि स्मोक वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अलमिया रही, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो अलमिया रहा स्मोक का, क्योंकि कोयला वहाँ पर जलता था, जो पावर प्लांट्स वहाँ पर थे, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, वहाँ पर जो चीज़ें थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, वो जो बिजली कोयले से पैदा करने वाली जो तवानाई थी उसको इस्तेमाल करते थे। तो चाइना में एक बड़ा संगीन मसला आया था इस स्मोक के हवाले से, लेकिन उन्होंने अपनी विजन, अपने विल, अपनी ताकत से इस पर काबू पाया और बतौर कौम उन्होंने मिलकर इस पर काबू पाया। उसके लिए उनको जो नुकसानात उठाने पड़े इंसानी सेहत की सूरत में, वो तो उसका तो नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन जो माशी तौर पर चाइना को नुकसान हुआ स्मोक की वजह से, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि जिस अरसे में ये चाइना ने इसको मुकम्मल तौर पर काबू ना पा सकी, वो मतलब उसकी मिकदार जो है PM 2.5 पार्टिकल्स की या एयर पोल्यूशन की, उस वक्त तक उनको तकरीबन $37 बिलियन का
जो इकोनॉमिक लॉस जो है वो चाइना को फेस करना पड़ा था। फिर उन्होंने सोचा कि अब इस पर कैसे काबू पाएं, तो उन्होंने सबसे पहले फैसला ये किया कि जितने भी कोल से चलने वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, और नया कोई भी कोल से बनने वाला पावर प्लांट जो है वो उनके मुल्क में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा कि अब थर कोल पावर प्लांट भी चल रहा है, वहाँ से भी कोयले से बिजली पैदा हो रही है। फिर साहिवाल का कोल पावर प्लांट है वो लगा, वो भी पंजाब में आता है। लेकिन वहाँ पर यकीनी तौर पर इंटरनेशनली उन्होंने जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उसको असेस करने के बाद ये सारा कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके जो असरात हैं वो माहौल पर मुरतब होते हैं। फिर उन्होंने इसके बाद जो दूसरा बड़ा इकदाम किया वो ये था कि उन्होंने दरख्त बड़ी मिकदार में लगाए। द ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, जिसमें उन्होंने चाइना के जो 12 सूबे थे वहाँ पर कमोबेश 35 बिलियन के करीब जो है वो दरख्त लगाए। और इसके ऊपर उन्होंने कहा जा रहा है कि ये जो इसके ऊपर एक्सपेंस आया इन गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान जहाँ पर उन्होंने ये फोरेस्टेशन की, वो तकरीबन $100 बिलियन के करीब उन्होंने इन दरख्तों के ऊपर खर्च किए। लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में बदकिस्मती ये है कि अभी चंद दिन पहले मैं महकमा फॉरेस्ट के एक अफसरान से मिल रहा था, तो उन्होंने बताया कि पंजाब में इस वक्त जो फ़ी एकड़ दरख्त मौजूद हैं वो तकरीबन 15 से 20, मैक्सिमम 15 से 20 दरख्त फ़ी एकड़ के हिसाब से जो जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको मॉनिटर करता है वो मौजूद हैं। और उनका ये टारगेट है कि 2030 तक ये जो है वो 30 से 35 ट्रीज़ पर एकड़ इसको ले जाने की उन्होंने जो है वो शरह मुकर्रर की है। तो ये अभी उस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो हम अभी 2030 के टारगेट को लेकर चल रहे हैं, लेकिन चाइना ने जो फोरेस्टेशन की अपने पूरे 12 प्रोविंसेस में, वो जो है वो यूरोप और यूएसए के अंदर जो है ट्री लगाने की जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा, बल्कि जो ग्लोबल एवरेज है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने जो है पर एकड़ दरख्त लगाए ताकि उनका जो ग्रीन कवर है वो बढ़े। उसके बाद उन्होंने अपनी जो PM2.5 पार्टिकल्स जो जहर आलूद मादा हवा में होता है, एयर पोल्यूशन में होता है, उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो अपनाई 2013 से 2017 के दौरान। और वहाँ पर उस वक्त जो उनका हवा में एयर पोल्यूशन में जो PM2.5 पार्टिकल्स थे उसकी जो मिकदार रिकॉर्ड की जाती थी वो 89.5 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी। लेकिन इस कैंपेन के बाद उन्होंने उसको 60% तक 35 to 60% इसको रिड्यूस किया। और उसमें जो वो अपना PM2.5 पार्टिकल की जो मिकदार जो WHO की रिकमेंडेड है, जो कि कम से कम 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हवा में जो आलूदगी है उसमें, उसको उन्होंने मिटिगेट करते हुए उसके करीब तक पहुँचे। वो 35 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर जो है वो उसके करीब तक चाइना अपने आप को लेकर आया। तो ये उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तमाम तर जो उन्होंने इकदाम उठाए एयर पोल्यूशन को काबू करने के लिए, उससे उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है यानी जो उम्रें हैं उसमें 2.4 ईयर्स कमोबेश एवरेजली उसका इजाफा उन्होंने रिकॉर्ड किया गया। और मैंने एक स्टडी की पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है, जितनी स्मोग हमारे पाई जा रही है, यहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, तो हमारे यहाँ जो एवरेज कमोबेश 5 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कम हो रहा है। यानी कि अगर आप की ज़िंदगी पहले इस एयर पोल्यूशन से के पहले अगर 40 से 45 साल थी तो अब वो 40 साल तक रह गई है। वैसे पाकिस्तान में जो इस वक्त एवरेज एज है पाकिस्तानियों की वो अराउंड 60 to 63 ईयर्स है। तो अगर इसी तरह आप फ़ज़ाई आलूदगी में ज़िंदा रहते रहे तो ये कम होकर अराउंड 57 to 58 ईयर्स आ सकती है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने फिर मज़ीद जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया वो एयर प्योरीफायर उन्होंने लगाए अपने मुख्तलिफ शहरों में। सबसे पहले जो उन्होंने एयर प्योरीफायर लगाया उसका मकसद ये था कि जो हवा में
आलूदगी मौजूद थी उसको वो एयर प्योरीफायर जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए गए थे वहाँ से वो हवा को सक करते थे। उसके बाद वो ज़मीन में उन्होंने कुछ प्लांट लगाए थे जो गर्म हीट प्रोड्यूस करते थे। उस हीट की वजह से जो इसमें डस्ट पार्टिकल या जहर आलूद मवाद था वो ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वो दोबारा उसको फ़िज़ा में छोड़ते थे जिसको एयर प्योरीफायर कहा जाता था। उस पर भी उन्होंने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की और वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए भी उन्होंने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है अपने मुल्क में इस्तेमाल की स्मोक पर काबू पाने के लिए। वही आजकल हम लाहौर में भी हमें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर वासा की गाड़ियाँ जो हैं वो वाटर स्प्रिंकलिंग करती हुई नज़र आती हैं स्मोक पर काबू पाने के लिए। लेकिन चाइना ने जो मॉडल इस्तेमाल किया उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन जो कि 5 दिसंबर 1952 से 9 दिसंबर 1952 के दरमियान लंदन में शदीद स्मोक का हमला हुआ, यहाँ तक कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो चंद मीटर रह गई थी। अब यहाँ पर लाहौर में अगर आपकी स्मोक की बात करूँ तो यहाँ पर फिर भी विजिबिलिटी जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की हो रही है। इतनी अगर डेंस सिचुएशन हो, अगर 1100-1200 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है, तो लंदन में इतना सवियर ये हो गया था कि वो चंद मीटर तक ही आपको विजिबिलिटी रही थी। उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लंदन में हुई, इसके अलावा सर्दी क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ था और लोगों ने अपने आप को घरों को हीट करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम थे वो वहाँ पर भी कोयले से चलते थे। उस वक्त इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी वहाँ पर, वो भी कोयले से प्लांट चलते थे। तो वो सारा कुछ मिलाकर एक सूरत हाल ऐसी संगीन बनी कि लंदन में जो बड़ा एक स्मोक का अलमिया पैदा हुआ और उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 12,000 के करीब अफराद अपनी जान की बाजी से हार गए थे रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से और 1 लाख के करीब अफराद इससे मुतासिर हुए थे। तो उस वक्त जो उन्होंने कोयला इस्तेमाल किया जाता था प्लांट्स में, घरों में या प्लांट्स में, इंडस्ट्री में, उस पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने बैन लगाया। और यहाँ उस वक्त जो मेट ऑफिस था लंदन का, उन्होंने बताया कि 1000 टन जो है स्मोक पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िज़ा में डेली छोड़े जाते थे, जबकि 140 टन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हवा में निकलता था, जबकि 370 टन सल्फ़र और 800 टन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स या फ्यूम्स थे वो फ़िज़ा में उनकी इंडस्ट्री की वजह से या बाकी जो दीगर फैक्टर थे उसकी वजह से छोड़े जाते थे। और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का उनको सामना करना पड़ा। इवन दो कि लोग सड़क के ऊपर ही सांस लेने में दुश्वारी की वजह से ज़िंदगी की बाजी हारते रहे। फिर ये हुआ कि लोग जो इस डिज़ीज़ का शिकार हुए वहाँ पर उनके जो लंग्स में इन्फेक्शन थी और वो इन्फेक्शन उनके जो पस थी वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंसती जा रही थी और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते थे और उनकी जो है वो डेथ वहाँ पर हो जाती थी। फिर इस पर काबू पाने के लिए लंदन ने क्या किया, उन्होंने ये स्कूल, कॉलेज, बाकी चीज़ें सारी बंद करने के अलावा अपनी लेजिस्लेशन को मजबूत किया। उन्होंने क्लीन एयर एक्ट जो है वो 1956 का इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 1968 में उसको मज़ीद अमेंड किया। उसमें उन्होंने सज़ाएँ सख्त की और माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए इक़दाम उठाया। उसमें उन्होंने जो बाकी लोगों को सपोर्ट किया, उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए कि जो लोग अपने घरों में कोयले की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करें, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करें। ऑयल और गैस से और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी अप्लाइंसेस हैं या प्लांट्स हैं, जितनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि कोयले का इस्तेमाल कम हो और उसका नुकसान जो है वो ये स्मोक की सूरत में शहरियों को बर्दाश्त ना करना पड़े। ये वो बड़ी चीज़ें थी। उसके बाद एक केस स्टडीज़ भी होती रही सारे मामले पर कि लंदन ने कैसे इस पर काबू। तो पंजाब वाले भी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि इस वक्त जो फसलों की बाकियात को आग नहीं लगाई जा रही, उन्होंने स्कूल बंद करवा दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको फ़रोग दिया है, जबकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये एहतियाती तदाबीर हैं जो स्मोक की वजह से आपको इख्तियार करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। मास्क लगाना, उसके बाद ये पार्क्स का बंद कर देना, तफरीही मुकामात का बंद कर देना, मार्केटें रात को 8 बजे बंद कर देना, जो ओपन एयर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद ना करना, उसके अलावा बाकी जो ग्रीन लॉकडाउन लगा देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है उस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट के अपने ये फिगर्स हैं कि इस वक्त जो स्मोक की सबसे बड़ी वजह
ट्रांसपोर्ट है और 83% जो कंट्रीब्यूटर है स्मोग में वो हमारी ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में से जो निकलने वाला धुआं है वो क्यों निकलता है, उसकी एक वजह तो ये भी है कि हम अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, उसकी फिटनेस को चेक नहीं करवाते, ट्यूनिंग जल्दी नहीं करवाते लोग चंद पैसे बचाने की खातिर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फ्यूल क्वालिटी इतनी हमारी गंदी है कि जब वो कंबस्शन होती है इंजन में, उससे जो निकलने वाला धुआं है वो हवा में जाता है और फिर वो स्मोक का बायस बनता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसको पकड़ने के लिए इकदाम तो किए गए हैं, एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर दिन के वक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये स्मोक एमिशन टेक्नोलॉजीज़ नहीं लगी हुई, स्क्रबर्स नहीं लगे हुए, वो एयर प्योरीफायर नहीं लगे हुए, वो रात को इंडस्ट्री चलाते हैं, उस वक्त आपको वो धुआं नहीं नज़र आता जो काला धुआं चिमनियों में से निकलता है। जो ईंटों के भट्टे हैं उसको आप गिरा देते हैं और कहते हैं कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुए। अब भट्टों वाले ये कहते हैं कि इतनी महंगी ये टेक्नोलॉजी है, उसके लिए पूरा एक उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ता है। उसके लिए माजी में हमने सुना कि जो है वो ग्रांट्स भी मिलती रही, लेकिन भट्टों वाले कहते हैं हमें कि आज तक 1 रुपया नहीं हमें मिला। जिसने भी कन्वर्ट किया है जिगजैग टेक्नोलॉजी पे उसने अपने खर्चे पे किया है, अपनी मदद आपके तहत किया है। जिस तरह ये इंसेंटिव लंदन में दिए गए या बाकी कंट्रीज़ में दिए गए, चाइना में दिए गए, इस तरह के इंसेंटिव दें। अभी जो सुपर सीडर गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसानों को दे रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं मिले सुपर सीडर। कागज़ों में तो हो सकता है ज़्यादा मिले हों, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन हो रहा है अगर लोगों के पास सुपर सीडर्स हों, या आप एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें कि आप रेंट पे ले लें। जो आप फसल को आग लगाते हैं किसान, वो एक नॉमिनल सा रेंट दें, मतलब 1000 रुपया या 2000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से अगर आप रेंट रख दें, या उसका और भी कोई ऐसा सस्ता मैकेनिज़्म बनाए कि किसानों को वो अपनी फसल जलानी ना पड़े, उनको कम खर्चे में अपनी दोबारा ज़मीन जो है वो काबिल काश्त बना लें। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक हल नहीं होंगी। अब अगर आप आर्टिफिशियल रेन करने की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल रेन होगी तो उससे फिर वक्ती तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। सारा मुद्दा जो है वो भारत पे डाल देना या हवा के रुख पे डालकर आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। आपको खुद भी कुछ करना है, हुकूमत को वो इकदाम करने हैं, सख्त कानून साजी करनी है। जो भी ये स्मोक क्या बायस बनने वाले अवामिल हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। हमें भी बतौर कौम मिलकर इससे निमटना है। अभी वक्ती तौर पर हमें तो ये चीज़ें लग रही हैं कि ये बड़ी आसान है और इसको हम इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके नुकसानात हैं, वो फ्यूचर में जाके हमें बड़े शदीद सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं और उससे हमारी और आपकी सेहत को शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। तो अल्लाह उस वक़्त से हमें बचाए और हमें मिलजुल कर इससे निपटने की तौफीक दे।